एक बेटी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए अपने छोटे से शहर से एक बड़े शहर आती है। वो छुट्टियों के बाद अपने हॉस्टल लौटती है और महज 24 घंटों के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि घर पर उसकी लाश पहुंचती है। ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये उस भरोसे पर एक गहरा सवाल है जिसके साथ हजारों माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। आज हम पटना के उसी सनसनीखेज शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो एक शुरुआती समाचार रिपोर्ट है जो इस घटना के दो बिल्कुल अलग अलग सिरों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ परिवार के बेहद गंभीर आरोप है और दूसरी तरफ एक आधिकारिक जांच की वो दिशा है जिस पर परिवार को यकीन नहीं है। और यहीं पर यह मामला सिर्फ एक दुखद घटना से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये उस टकराव की कहानी है जो अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है। एक तरफ परिवार का गम, गुस्सा और गहरा शक, और दूसरी तरफ पुलिस की एक ठंडी प्रक्रियात्मक जांच। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग-अलग व्याख्याएं कैसे जन्म लेती हैं। हम उन तथ्यों को खंगालेंगे जो अब तक सामने आए हैं, उन आरोपों की गहराई में जाएंगे और उन सवालों पर गौर करेंगे जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस लड़की को जानना होगा जिसके सपनों को इतनी बेरहमी से तोड़ दिया गया। कौन थी वो? हमारे स्रोत बताते हैं कि वो जहानाबाद की रहने वाली एक 18 साल की होनहार छात्रा थी। अच्छा। उसका एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो पटना आई थी, जहां वो मुन्ना चौक पर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। ये प्रोफाइल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक युवा लड़की अपने घर से दूर एक बड़े शहर में अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रही थी। ये कहानी बिहार और भारत के लाखों छात्रों की है जो बेहतर शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। और शायद यही वजह है कि ये मामला लोगों को इतना ज्यादा झकझोर रहा है, क्योंकि ये किसी के भी बच्चे की कहानी हो सकती है। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, ये एक सामूहिक डर को सामने लाती है। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब हम इस घटना की टाइमलाइन को देखते हैं। ये इतनी तेज और चौंकाने वाली है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। स्रोत के मुताबिक 5 जनवरी को छात्रा छुट्टियों के बाद वापस हॉस्टल लौटी थी। सब कुछ सामान्य था और ठीक अगले दिन यानी 6 जनवरी को उसके परिवार वालों को हॉस्टल से एक फोन आता है कि उनकी बेटी बेहोश है। एक पल के लिए रुककर सोचें, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। ये इतना कम समय है कि इसमें कुछ भी सामान्य नहीं लगता। एक इंसान की दुनिया 24 घंटे में कैसे पलट सकती है? यही 24 घंटे का फासला इस मामले का सबसे विस्फोटक और चिंताजनक पहलू है। परिवार का सारा शक, सारा गुस्सा इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है कि उन 24 घंटों में उस हॉस्टल की 4 दीवारी के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ। और परिवार का संदेह किसी छोटी मोटी लापरवाही पर नहीं है, वो इसे एक आकस्मिक मौत मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। हाँ। यहाँ के हॉस्टल हॉस्टल संचालक, डॉक्टर्स सबकी मिली भगत से ऐसा काम हुआ है और मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो इतने गंभीर हैं कि वो पूरे मामले की दिशा ही बदल देते हैं। और यहीं से हमें कहानी का पहला संस्करण यानी पहली नैरेटिव सुनने को मिलती है। ये परिवार की नैरेटिव है जो किसी हादसे की नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध की तरफ इशारा कर रही है। परिवार का सीधा और स्पष्ट दावा है कि ये एक साधारण मौत नहीं है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे। और देखिए, ये चोट के निशान का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक प्रत्यक्ष एक फिजिकल सबूत का दावा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई हवाई बात नहीं है। सही। परिवार कह रहा है, देखिए ये सबूत शरीर पर मौजूद है। इसके साथ ही परिवार सिर्फ मौत के कारण पर सवाल नहीं उठा रहा है, वो एक कदम आगे बढ़कर एक संभावित कवर अप की बात कर रहा है, मामले को दबाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। और इस कवर अप के आरोप के पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है। जी। स्रोत के मुताबिक परिवार का आरोप है कि हॉस्टल का मालिक एक रसूखदार यानी प्रभावशाली व्यक्ति है। उन्हें डर है कि मालिक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस पर दबाव डाल रहा है ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। सही बात है। ये पैटर्न हमें कई हाई प्रोफाइल मामलों में देखने को मिलता है। जब भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम सामने आता है तो अक्सर जांच के दिशा पर शक से पहले ही एक काउंटर नैरेटिव मीडिया में लीक कर दिया जाता है, जैसे कि ड्रग ओवरडोज, डिप्रेशन या कोई पर्सनल प्रॉब्लम।
ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि पब्लिक ओपिनियन को शुरू में ही कंफ्यूज किया जा सके, पीड़ित के चरित्र पर सवाल उठाए जा सके और मामले की गंभीरता को कम किया जा सके। और परिवार को भी ठीक इसी बात का डर है। उनका आरोप है कि पुलिस पूरे मामले को ड्रग ओवरडोज या किसी बीमारी का रूप देने की कोशिश कर रही है ताकि असल दोषियों को बचाया जा सके। जी, ये डर उनके आरोपों का केंद्र बिंदु है। उनके लिए यह सिर्फ न्याय की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी बेटी के चरित्र और उसकी याद को बचाने की भी लड़ाई है। हाँ, ड्रग ओवरडोज की थ्योरी उनकी बेटी की याद पर एक दाग लगाने की कोशिश जैसी है। जब परिवार कवर अप की बात करता है तो उनका मतलब सिर्फ पुलिस की लापरवाही से नहीं होता। उनका इशारा उस पूरे सिस्टम की तरफ होता है जहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी हो सकती है या गवाहों पर दबाव बनाया जा सकता है। ये डर ही जांच में पारदर्शिता की मांग को और ज्यादा जरूरी बना देता है। तो एक तरफ ये कहानी है अपराध, साजिश और सत्ता का दुरुपयोग। तो फिर इस कहानी का दूसरा पहलू क्या है? हमारे स्रोत में पुलिस का कोई सीधा आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन ये परिवार के उस डर का जिक्र जरूर करता है कि मामले को ड्रग ओवरडोज या बीमारी की तरफ मोड़ा जा रहा है। तो मतलब ये थ्योरी कहीं ना कहीं से हवा में तो है। हाँ, तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ एक दुखी परिवार है जो एक भयानक अपराध और उसे दबाने का आरोप लगा रहा है, और दूसरी तरफ एक जांच है जो परिवार के अनुसार किसी और ही दिशा में जा रही है, एक ऐसी दिशा जो शायद किसी अंदरूनी मेडिकल कारण की ओर इशारा कर रही हो। और यहीं पर आकर मामला उलझ जाता है। बिल्कुल। एक कहानी बाहर से दिख रहे निशानों पर आधारित है और दूसरी कहानी शरीर के अंदर की किसी बात पर जो बाहर से दिखाई नहीं देती। पुलिस के नजरिए से देखें तो उन्हें हर एंगल से जांच करनी होती है। सही। बिना पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के वो किसी एक थ्योरी पर टिक नहीं सकते। लेकिन इस प्रक्रिया में जो देरी होती है वही अक्सर जनता के गुस्से और शक का कारण बनती है। हाँ, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दो कहानियों में से सच कौन तय करेगा? कौन से सबूत हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे? यही इस पूरे मामले का क्रक्स है, यानी मूल बिंदु। परिवार शरीर पर मौजूद चोट के निशानों की ओर इशारा कर रहा है। ये एक तरह का प्रत्यक्ष देखा जा सकने वाला सबूत है, लेकिन यहाँ भी चुनौतियां हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को ये तय करना होगा कि ये निशान कितने पुराने हैं, कैसे लगे, क्या ये किसी संघर्ष का नतीजा है या किसी और वजह से है। दूसरी तरफ ड्रग ओवरडोज या बीमारी वाली थ्योरी, वो पूरी तरह से टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट और विसरा जांच पर निर्भर करेगी। और ये रिपोर्ट्स क्या बताती हैं? क्या वे हमेशा सीधी और स्पष्ट होती हैं? नहीं, हमेशा नहीं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ये तो बता सकती है कि शरीर में कोई ड्रग या जहर था या नहीं और कितनी मात्रा में था, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि क्या वो मात्रा ओवरडोज थी या किसी ने जबरदस्ती दी थी या वो किसी रेगुलर दवा का हिस्सा थी। तो यहाँ पर व्याख्या की गुंजाइश बन जाती है। हाँ, और पूरा मामला इसी मेडिकल और फोरेंसिक सबूतों की व्याख्या पर आकर टिक गया है। ये सीधे तौर पर देखे गए सबूत यानी चोट के निशान और एक संभावित अदृश्य कारण मतलब ओवरडोज या बीमारी के बीच का टकराव है। इसका मतलब है कि जब तक पोस्टमार्टम और फोरेंसिक साइंस की विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक ये दोनों कहानियां हवा में ही लटकी रहेंगी। हाँ, और जांच एजेंसी के लिए असली चुनौती यही है, उन्हें इन दोनों दावों की पड़ताल बिना किसी पूर्वाग्रह के करनी होगी। उन्हें न सिर्फ ये पता लगाना है कि मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उनकी जांच पर किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव का असर न हो। खासकर जब किसी रसूखदार व्यक्ति का नाम आता है। हाँ, तब तो जांच की प्रक्रिया अपने आप में एक परीक्षा बन जाती है। तो ये मामला अभी तक अनसुलझा है। एक युवा जिंदगी खत्म हो गई, एक परिवार न्याय के लिए सड़कों पर है और पूरा समाज जवाब का इंतजार कर रहा है। इस कहानी का सार उस आरोप और अंतिम नतीजे के बीच की दर्दनाक दूरी है। सही कहा, एक तरफ तत्काल न्याय की मांग का भावनात्मक दबाव है और दूसरी तरफ एक कानूनी प्रक्रिया है जो अक्सर धीमी और जटिल होती है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये मामला हमारी न्याय व्यवस्था पर पड़ने वाले उस भारी दबाव को दिखाता है, जहां जांच का न केवल निष्पक्ष होना जरूरी है बल्कि पारदर्शी दिखना भी उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल, खासकर तब जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर आरोप लग रहे हों। ऐसे मामलों में जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे अहम हो जाता है। अगर लोगों को लगेगा कि सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के लिए अलग तरह से काम करता है, तो न्याय की पूरी अवधारणा ही खोखली हो जाती है। और शायद इसीलिए परिवार और समाज की नजरें इस जांच पर इतनी बारीकी से टिकी हुई हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं होगा, ये सिस्टम में भरोसे का भी एक इम्तिहान होगा। बिल्कुल, इस मामले का नतीजा पूरी तरह से दो चीजों पर निर्भर करेगा। पहली, जांच की ईमानदारी और दूसरी, फोरेंसिक सबूतों की स्पष्टता।
क्या जांच एजेंसी हर पहलू को खंगाल पाएगी, जिसमें हॉस्टल के मालिक की भूमिका भी शामिल है? क्या फोरेंसिक रिपोर्ट उन सवालों का स्पष्ट और संदेह से परे जवाब दे पाएगी जो परिवार उठा रहा है? इन सब का जवाब ही न्याय की दिशा तय करेगा। ये पूरी चर्चा हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है। जिन मामलों में एक परिवार का गहरा दुख और गंभीर आरोप एक धीमी प्रक्रियात्मक जांच से टकराते हैं, उनमें समाज सच खोजने की इस लंबी प्रक्रिया में अपना विश्वास कैसे बनाए रखता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। न्याय का स्वरूप आखिर कैसा दिखता है जब एक ही कहानी के शुरुआती बिंदु यानी दो नैरेटिव्स इतने मौलिक रूप से अलग हों, और सच जब सामने आएगा तो क्या वो किसी एक कहानी जैसा होगा या इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ मिलेगा?